बार की बात है। एक छोटे से गांव में हरीलाल अपने भांजे कन्हैया के साथ रहता था। दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। दोनों मामा भांजे साथ रहा करते थे। कन्हैया के माँ बाप भी गुजर चुके थे और हरीलाल की पत्नी भी गुजर चुकी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अरे कन्हैया उठो, मैंने चाय बना दी है। जल्दी से हाथ मुंह धो और चाय पी लो। काम पर भी तो जाना है ना, देरी हो रही है। उठो जल्दी से। अरे मामा, वह काम भी क्या काम है। दिन भर मजदूरी करता हूं, फिर भी थोड़ी सी ही मजूरी मिलती है। मुझे उस जमींदार के पास जाकर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से वह जमींदार कितना मुंहफट और बदतमीज है, सीधा मुंह पर गाली देता है। काश मामा, अगर मेरे पास खुद की जमीन होती और मैं उसमें इतनी मेहनत करता तो आज मैं कहां का कहां होता। आज हमारे पास बहुत धन होता। दिन में सपने देखना बंद करो कन्हैया। हमारे पास कोई जमीन नहीं है और न ही जमीन खरीदने के पैसे हैं। अरे हम तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर पाते हैं, वही बड़ी बात है। इस उम्र में तो मुझसे कोई काम होने से रहा, फिर भी मैं लकड़ियां बेचकर थोड़े बहुत तो पैसे लाता हूं ना। तुम तो जवान हो, कोई भी काम कर सकते हो। कन्हैया, तुम कब तक ऐसे ही मजदूरी करते रहोगे? मेरा क्या है, मैं आज हूं कल नहीं, लेकिन तुम्हें अभी बहुत जीना है। अगर तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो मुझे लगता है तुम्हें शहर जाकर कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। अरे मामा, शहर में पढ़े लिखे लोग जाते हैं, मैं तो अंगूठा छाप हूं। मैं पढ़ा लिखा थोड़ी हूं जो शहर में जाकर नौकरी करूंगा। मुझ जैसे अनपढ़ को कौन नौकरी देगा। काश मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं शहर में रह रहा होता। और मामा, मैं तुम्हें भी अपने साथ ही रखता। तुम्हें लकड़ियां बेचने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। मामा, एक बात बताओ, मेरे पिताजी तो जमीन बेचकर खा गए थे, पियक्कड़ जो थे। उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन मामा, आपने जमीन क्यों बेच दी? थोड़ी तो जमीन अपने लिए रख लेते। अब देखो क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे कन्हैया, हम दोनों के नसीब में शायद जमीन थी ही नहीं। तुम्हारे मामी के इलाज में मेरी जमीन घर दोनों बिक गए। मैंने दोनों भी जमींदार के पास गिरवी रखे थे, लेकिन तुम्हारे मामी के इलाज में इतने पैसे खर्च हो गए कि इतने पैसे लौटाना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर जमींदार ने मेरे घर और जमीन पर कब्जा कर लिया। पैसे भी गए, जमीन भी गई, घर भी गया। और तो और मेरी किस्मत तो देखो, तुम्हारी मामी को भी ना बचा सका, वह भी गई। हम दोनों की ही किस्मत फूटी है। जाने दो, छोड़ो। तुम भी क्या पुरानी बात लेकर बैठ गए। अब जो है सो है, जैसे ऊपर वाले की मर्जी होगी वैसे जिएंगे। चल अब उठ, देरी हो रही है। मैं अभी लकड़ियां काटने जा रहा हूं। तुम चाय नाश्ता कर लो और जमींदार के यहां चले जाना। मामा, उस जमींदार का नाम सुनता हूं ना तो मेरा खून खोलने लगता है, लेकिन मजबूरन जाना पड़ता है। सुबह सुबह उस नासपिटे का मुंह देखना पड़ता है, और वो भी नासपिटा कहीं का। सुबह सुबह बहुत सुनाता है, सीधे मुंह तो कभी बात भी नहीं करता। कन्हैया, हमारी मजबूरी है बेटा, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम वह भी काम छोड़ दोगे तो हमें भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। हम अपना पेट कैसे पालेंगे? जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिलता तब तक तुम्हें वही काम करना होगा। अब तुम बातें ही करते रहोगे या जाओगे भी? हाँ हाँ मामा, जा रहा हूं। हरीलाल लकड़ियां लेने जंगल चला जाता है और कन्हैया चाय नाश्ता करता है। उसके बाद कन्हैया भी जमींदार के यहाँ काम पर चला जाता है। कन्हैया को आते देख जमींदार बोलता है, क्यों बे नमक हराम, ये क्या कोई वक्त है आने का? माफ करना जमींदार जी, थोड़ी सी देर हो गई। तुम इसे थोड़ी सी देर कहते हो? तुम पूरे आधे घंटे देरी से आए हो। तुझे पता है ना, मुझे देरी से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुझे इस बात की सजा मिलकर रहेगी। आज तेरे आधे दिन की तनख्वाह काट दी जाएगी ताकि तू आइंदा ऐसी भूल ना करे। इस बार माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार मैं वक्त पर आऊंगा। मेरी तनख्वाह मत काटिए।
पहले ही मुझे कितनी कम तनख्वाह मिलती है, उसमें से भी आप आधे दिन की तनख्वाह काट लोगे तो मेरे पास बचेगा ही क्या? काम करने का क्या फायदा? मैं तो सिर्फ आधा घंटा ही देरी से आया हूं। मैं आधा घंटा ज्यादा रुक कर काम कर लूंगा। एक तो देरी से आते हो, ऊपर से मुंह चला रहे हो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आधा घंटा रुककर मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। मैं तुम्हारी आधे दिन की तनख्वाह काट कर ही रहूंगा। सीधी तरह काम करना है तो करो, वरना निकलो यहां से। मुझे तुम्हारे जैसे की जरूरत नहीं है। मुझे वक्त पर काम करने वाले लोग चाहिए, तुम्हारे जैसे कामचोर नहीं। ये सारी बातें सुन कन्हैया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता और अपने काम पर लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आती है। बाढ़ इतनी भयंकर होती है कि पूरा गांव का गांव बह जाता है। उसमें गांव के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। किसी का भी घर नहीं बच पाता। उसमें कन्हैया और घर हरीलाल का भी घर बह जाता है। किस्मत से दोनों बच जाते हैं और किसी तरह बचकर उस गांव से बाहर आ जाते हैं और दूसरे गांव में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कन्हैया बोलता है, ये क्या हो गया मामा? ये सब कैसे हो गया? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। देखते ही देखते पूरा गांव का गांव खत्म हो गया। वह तो भला करे भगवान का, हम उसमें बच गए, वरना हमारी तो आज कोई खैर नहीं थी। मामा, आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। आज तो हम दोनों के दोनों मर जाते। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है मामा, जो हम बच निकले। लेकिन मामा, अब क्या होगा? अब हम कहां जाएंगे? हमारे पास ना तो अब अपना घर रहा और ना ही हमारा गांव। हमारा गांव तो पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है। अब कहां रहेंगे, कहां जाएंगे? और हमारा तो इस पूरी दुनिया में कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अब क्या करें मामा? हाँ कन्हैया, सही कह रहे हो। इतनी भयंकर बाढ़ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। इतना डरावना और खौफनाक मंजर देख मैं तो सच में डर गया था और मुझे लग रहा था कि आज मेरा भी आखिरी दिन है। अब मैं नहीं बच पाऊंगा, पर ऊपर वाले ने हमें बचा ही लिया। और अब देखते हैं, अगर ऊपर वाले ने हम जीवन दान दिया है तो ऊपर वाला ही हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। हमें कुछ दिनों के लिए कहीं और गुजारा करना ही होगा, क्योंकि कुछ दिनों तक हमारे गांव में पानी तो ऐसा ही रहेगा। जब तक ठीक नहीं हो जाता हमें दूसरी जगह ढूंढनी होगी। कन्हैया, वैसे भी थोड़ी देर में रात हो जाएगी। हमें कोई ना कोई रहने के लिए ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, और इस गांव में हमारा कोई जान पहचान वाला तो है नहीं। किसे मदद मांगेंगे? और वैसे भी हमारी मदद कौन करेगा? कोई हमें रहने के लिए जगह नहीं देगा और अनजान लोगों को कोई अपने घर में नहीं रखता। लोग हमें चोर समझकर भगा देंगे और यहां बैठे रहने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो चलकर देखते हैं, कोई जगह मिल जाए। यही सोचकर दोनों वहां से निकल जाते हैं और रहने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। देख कन्हैया, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। मुझे लगता है यहां सालों से कोई नहीं रहता। ये जगह हमारे लिए सही रहेगी। थोड़ी सी गंदी है, पर हम इसे साफ कर लेंगे और हम इसे रहने लायक बना लेंगे। जब तक हमारा गांव ठीक नहीं हो जाता हम यहीं रह लेते हैं। मामा, रहने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। अब खाने का क्या? थोड़ा सब्र कर कन्हैया, जान बची तो लाखों पाए। खाने का क्या है? अगर ऊपर वाले ने रहने का इंतजाम कर दिया है तो खाने का भी कर ही देगा। थोड़ा सब्र कर। तुझे नहीं लगता हमारी जान बच गई? इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? आज के दिन तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। कल देखते हैं, अगर कुछ हो पाए तो। इस गांव में अगर थोड़ा बहुत भी कहीं काम मिल गया तो खाने का भी इंतजाम हो ही जाएगा। हाँ मामा, वह भी है।
आप सही कह रहे हो। मैं भी कल इस गांव में निकलकर देखता हूं। अगर किसी के पास कोई काम हो तो कर लूंगा। फिर दूसरे दिन कन्हैया और हरिलाल गांव में काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम हरिलाल है। हम दोनों चंदनपुर गांव से आए हैं। हम दोनों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। हम आप ही के गांव में बाहर एक छोटी सी झोपड़ी है, वहां रह रहे हैं। हम दोनों बहुत परेशानी में हैं। हमारे गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें हमारा पूरा का पूरा गांव बह चुका है। किस्मत से हम दोनों बच निकले, लेकिन सेठ जी, दोनों के पास कुछ भी नहीं बचा है। हम दोनों कल से भूखे हैं, पेट में अन्न का दाना तक नहीं है। आपसे गुजारिश है कि हम दोनों को कोई काम दे दीजिए, ताकि हम काम करके अपना गुजारा कर सके। तुम दोनों के साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हीरालाल, तुम्हारी उम्र तो देखो। मैं तुम्हें कैसे काम दे सकता हूं? इस उम्र में तुमसे क्या काम होने वाला है? लेकिन हाँ, मैं इस लड़के को काम दे सकता हूं। यह लड़का तुम्हारा कौन है और इसका नाम क्या है? सेठ जी, ये मेरा भांजा है। इसका नाम कन्हैया है। बहुत मेहनती है। आप अगर इस काम दे रहे हो तो भी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम दोनों को काम की बहुत जरूरत है। अच्छा ठीक है। सुनो कन्हैया, तुम आज से ही काम पर लग जाओ, लेकिन तुम दोनों की हालत तो बहुत खराब लग रही है। ऐसे तो तुमसे काम भी नहीं हो पाएगा। एक काम करो, दोनों पहले खाना खा लो। मैं अपनी पत्नी से कहकर तुम दोनों के लिए खाना लगवा देता हूँ। उसके बाद कन्हैया, तुम खेत में आ जाना, सारा काम समझा दूंगा। यह बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दोनों पेट भर खाना खाते हैं, जैसे कि उन्होंने सालों से खाना ना खाया हो। उसके बाद कन्हैया खेत पर चला जाता है और उस गांव के जमींदार के कहे अनुसार काम करने लगता है। और शाम को कन्हैया को मजदूरी के पैसे भी मिलते हैं। कन्हैया यह देख बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये सेठ तो बड़े ही अच्छे हैं। हमारे गांव का जमींदार तो बहुत कपटी था, कभी भी समय पर पैसे नहीं देता था, और तो और आधे ही पैसे देता था। ये सेठ जी तो बड़े दयालु और बड़े ही अच्छे हैं। इन्होंने हमें खाना भी खिलाया और काम भी दिया, ऊपर से मजदूरी के पैसे भी दे दिए। एक काम करता हूं, मामा को ले जाकर इन पैसों से थोड़े बहुत राशन का सामान लेकर आता। कन्हैया खुशी खुशी घर जाता है और हरीलाल को सारी बातें बताता है। हरीलाल भी बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों बाजार में पहुंच जाते हैं। बाजार में पहुंचते ही कन्हैया की नजर एक जलेबी की दुकान पर पड़ती है और वह बोलता है, मामा, मामा, मुझे जलेबी बहुत पसंद है। मैंने बहुत दिन से जलेबी नहीं खाई है और यह जलेबी की खुशबू मुझे अपनी ओर खींच रही है। मेरा बहुत मन कर रहा है। क्या मैं थोड़ी जलेबी खा सकता हूं? क्यों नहीं भांजे, जा जा और खा ले। वैसे भी तूने आज बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का इनाम तुझे मिला है, और इसी बहाने मैं भी थोड़ी जलेबी चख लूंगा। बहुत दिनों से मैंने भी जलेबी नहीं खाई है। अरे भाई, जरा पाव भर जलेबी कितने की दी? जी भैया, 1 सिक्का। दोनों उस जलेबी वाले से 1 सिक्के में जलेबी खरीद लेते हैं। अरे भाई, 1 किलो चावल और 1 किलो दाल दे देना। वैसे चावल क्या किलो है और दाल क्या किलो है? दोनों का भाव 1-1 सिक्के है। अरे मामा, आपने सुना? उसने क्या कहा? वह दाल और चावल दोनों का भाव 1-1 सिक्का बोल रहा है। हमारे गांव में तो बहुत महंगी मिलती थी। कन्हैया, मुझे लगता है इसने गलती से हमें 1-1 सिक्का बोल दिया है। एक काम करते हैं, चुपचाप इससे 1-1 सिक्के में दाल और चावल लेकर यहां से निकल लेते हैं। क्या पता उसे याद आ जाए कि उसने गलत भाव बोल दिया है। वह दोनों वहां से दाल चावल लेकर वहां से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर कन्हैया बोलता है, अरे मामा, सामने देखो, बर्तन की दुकान। हमने दाल चावल तो ले लिया, लेकिन उन्हें पकाने के लिए हमारे पास तो बर्तन है ही नहीं। चलो जाकर वहां से कुछ बर्तन खरीद लेते हैं। हाँ कन्हैया, सही कह रहे हो।
हमें बर्तन की जरूरत है। चलो उस दुकान पर चलते हैं। अरे भाई, मुझे हांडी खरीदनी थी। हांडी की क्या कीमत है? और साथ में 2 थालियां भी चाहिए। सब मिलाकर कितना होगा? हांडी का 1 सिक्का और 2 थालियां के 1-1 सिक्के। एक एक सिक्के सुनते ही कन्हैया और हरीलाल सोच में पड़ जाते हैं। मामा, ये क्या हो रहा है? ये कैसा अजीब गांव है? यहाँ हर चीजों की कीमत 1 सिक्का ही क्यों बोल रहे हैं? हम जहां भी जा रहे हैं, हर कोई बस 1 सिक्का ही बोले जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? सभी चीजों का भाव एक जैसा कैसे हो सकता है? भला जलेबी और दाल, इन दोनों का भाव 1 सिक्का कैसे हो सकता है? और अब यह बर्तन वाला भी यही कह रहा है कि थाली का भी 1 सिक्का और हांडी का भी 1 सिक्का। भले ऐसा कैसे हो सकता है? कन्हैया, मुझे तो लगता है जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। यह गांव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, इससे बर्तन खरीद लेते हैं और जाकर और चीजों के दाम भी पता करते हैं। दोनों उस बर्तन वाले से बर्तन लेकर एक फल की दुकान पर जाकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई, ये फल कैसे दिए? 1 सिक्का किलो। कन्हैया और हरीलाल का सिर चकरा जाता है और कन्हैया बोलता है, मामा, ये यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सारे लोग एक ही सिक्का क्यों बोल रहे हैं? सब सामान का भाव एक जैसा कैसे हो सकता है? और इतना सस्ता, और इतनी सस्ती चीज तो हमने कभी नहीं देखी। एक काम करते हैं मामा, क्यों ना हम इस बार किसी सोनार के पास जाकर सोने का भाव पूछे। क्या पता वह भी 1 सिक्का बोल दे। हाँ कन्हैया, तुम ठीक कह रहे हो। चलो किसी सोनार के पास जाकर पूछते हैं। दोनों सोनार के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे भाई, मुझे एक सोने की अंगूठी खरीदी थी। सोने का भाव क्या चल रहा है? भाई, तुम यहाँ से सोने की अंगूठी खरीदो या फिर सोने का हार खरीदो। यहाँ सोने और चांदी का एक ही भाव है। तुम जो भी खरीदोगे उसका तुम्हें 1 सिक्का देना पड़ेगा। अरे भाई, तुम यह क्या कह रहे हो? सोने और चांदी का भला एक भाव कैसे हो सकता है? और अब अभी हम बाजार से आ रहे हैं, सारी की सारी चीज 1 सिक्के में मिल रही है। यह कैसे हो सकता है? हमने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि हर चीज का एक भाव हो। हमने जिलेबी खरीदी, वह भी हमें 1 सिक्के में मिली, और तुम तो सोना बेच रहे हो। सोने और जलेबी का भाव एक जैसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होता? तुम सारे व्यापारी एक ही भाव लगाकर क्यों बैठे हो? यह अजीब बात है। अरे भैया, तुम यहाँ नए आए हो क्या? क्या तुम्हें नहीं पता? यहाँ सारी चीज 1 सिक्के में ही मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? सारी चीज और सोने चांदी का भाव एक जैसा ही यह हो कैसे सकता है? अरे तुम्हें नहीं पता? इस गांव के राजा ने इस बात का आदेश दिया है। यह सब उनके कहे अनुसार ही हो रहा है। सारे चीजों का दाम उन्होंने एक ही रखा है। उनका कहना है कि हमें हमारे गांव में कोई अमीर और गरीब नहीं रहना चाहिए। सारे लोग एक समान रहने चाहिए। सारे लोगों को एक समान दाम मिलना चाहिए। इसलिए हम सारे व्यापारी 1 सिक्के में चीज बेचते हैं। हमें भी किसी चीज की जरूरत लगी तो वह भी हमें 1 सिक्के में ही मिल जाती है। यह वह हमारे राजा का हुक्म है, और जो कोई भी उनके आदेश के खिलाफ जाएगा और 1 सिक्के से कम या ज्यादा भाव में बेचेगा तो राजा उसे सूली पर चढ़ा देगा। अगर इसमें रहना है तो तुम्हें भी ये सारी चीज माननी ही होगी, और तुम यहाँ की चीज कहीं और जाकर बेच नहीं सकते। यह भी उनके आदेश के खिलाफ है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भी तुम्हें से सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनकर हरीलाल और कन्हैया दोनों का सर घूम जाता है। दोनों ये सारी बातें सुन बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं और वहां से निकल आते हैं। घर जाकर कन्हैया बोलता है, मामा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मैं सपनों की नगरी में तो नहीं आ गया। यह सब कुछ एक सपने जैसा है। सारे चीजों के दाम एक जैसे। सोचो मामा, इतना सस्ते में अगर गुजारा हो जाएगा तो हमें तो ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सारा कुछ एक सिक्के में मिल जाता है। इसका मतलब अगर मैं घर भी खरीद लूंगा तो भी मुझे एक सिक्के में ही मिल जाएगा। सोना चांदी भी लूंगा तो भी एक सिक्के में मिल जाएगा। मामा, मुझे लगता है हमारे लिए यह जगह बहुत अच्छी है। यह तो एक सपने जैसा है। हम सब कुछ ले सकते हैं, एक ऐश और आराम की जिंदगी जी सकते हैं और हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा कुछ एक सिक्के में जो मिल जाएगा। हम तो भरपेट खाना खा सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मामा, सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपने में हूं। अब हमारी तो ऐश ही ऐश है मामा। हम तो बेकार में ही परेशान हो रहे थे कि हमारा गुजारा कैसे होगा। यहाँ तो हमारा बहुत आसानी से गुजरा हो जाएगा। नहीं कन्हैया, तुम गलत सोच रहे हो। यह सही नहीं है। सारे चीजों के दाम एक जैसा होना सही नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे तो लगता है इनका राजा कोई पगलेट है। जिस गांव में ऐसा पागल राजा हो, उस गांव में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वह राजा कभी न्याय नहीं करेगा। उसे न्याय क्या होता है इस बात का पता ही नहीं होगा। अगर पता होता तो सारी चीजों का दाम एक जैसे नहीं रखता। यहाँ बेकसूर को भी उसका सजा हो सकती है, क्योंकि उस राजा के नजर में बेकसूर और गुनहगार दोनों एक समान ही होंगे, क्योंकि वह सबको एक समान ही देख रहा है। यहाँ रहेंगे तो हम एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। कन्हैया, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। यह भले ही तुम्हें दिखने में और सोचने में अच्छा लग रहा है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। हमें ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं। हमें इस गांव से फौरन निकल जाना चाहिए। अरे मामा, तुम्हें हो क्या गया है? सठिया गए हो क्या? एक तो इतनी सस्ते में चीज मिल रही है, हमारी तो ऐश हो जाएगी, और तुम बेफालतू की बातें किए जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये सब सोचना बंद करो। और यह राजा तो बहुत ही अच्छा है, सबको एक समान देखता है। उसके लिए कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मुझे तो लगता है सारे राज्य में यही राजा होना चाहिए। सब राजा को यही सोच रखनी चाहिए। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। यहां तो भेदभाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यह कितनी अच्छी बात है। तुम यह भी तो सोचो, यहां का गरीब भी जो चाहे वह खरीद सकता है। हम भी अमीरों जैसी जिंदगी जी सकते हैं, वह भी बहुत सस्ते में। हमें यही रहना चाहिए। नहीं कन्हैया, मैंने कहा ना, जो दिख रहा है वह वैसा नहीं है। यह बहुत खतरनाक है। तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम बस सस्ती चीज देख रहे हो, लेकिन इन सस्ती चीजें के लालच में सब एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ का राजा कभी भी कुछ भी कर सकता है। तुम मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। यहाँ रुकना सही नहीं। नहीं मामा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। एक तो इतने दिनों बाद मुझे इतना अच्छा और भरपेट खाने को मिला है, ऊपर से सारी चीज कितनी सस्ती है। मैं तो यहाँ अपना बड़ा सा घर बनाकर आराम से रहूंगा, और तुम यहाँ से जाने की बात कर रहे हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे एक ऐश और आराम की जिंदगी जीनी है, जो यहाँ रहकर ही मुमकिन है। वैसे भी मैं सालों से काम कर कर थक गया हूं, और यहाँ बहुत कम पैसों में भी काम चल जाता है, और एक ऐश और आराम की जिंदगी भी मिल जाती है। उसके लिए ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं। और तुम चाहते हो कि इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर हम यहां से चले जाएं? मामा, मैं यहां से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। कन्हैया, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैंने कहा ना, यह जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं यहां से जा रहा हूं, और तुम भी मेरे साथ जा रहे हो। मैंने कह दिया सो कह दिया। हम हमारे पुराने गांव में ही वापस जाएंगे। अब तक वहां सब कुछ ठीक हो गया होगा। जैसे तैसे अपना घर ठीक कर लेंगे और वही रहेंगे। हमारे पास अभी थोड़े सिक्के बचे हैं। हम उन सिक्कों से वहां गुजारा कर लेंगे और कोई और काम भी देख लेंगे। मामा, मैंने भी कह दिया, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भला इतनी अच्छी जगह मुझे और कहां मिल सकती है? मैं तो यही रहना पसंद करूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं नहीं आ रहा।
और मुझे अच्छे से पता है तुम घूम फिरकर वापस यही आने वाले हो, क्योंकि वहां तो कुछ नहीं रहा और मुझे नहीं लगता इस गांव से अच्छी जिंदगी मुझे कहीं और मिल सकती है। उस गांव ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन यह गांव मुझे बहुत कुछ देगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम एक दिन बहुत बुरे फंसोगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तब तुम्हें मेरी याद आएगी। अभी तुम अंधे हो चुके हो, तुम्हें ऐश और आराम के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यही ऐश और आराम की जिंदगी एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। ऐसा कहकर हरीलाल वहां से अपने पुराने गांव की ओर निकल पड़ता है। हरीलाल के जाते ही कन्हैया सोचता है, ये मामा भी ना, लगता है मामा सठिया गया है, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर जा रहा है, और वह भी उस पुराने गांव, जिस गांव ने हमें कभी कुछ नहीं दिया। वैसे मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है कि वह मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि बचपन से इन्होंने ही मुझे संभाला था। लेकिन मैंने तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, वही अपनी जिद पर अड़े हुए थे। लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि यह मामा लौटकर जरूर आएगा। कन्हैया हरीलाल का इंतजार करता है, लेकिन हरीलाल नहीं लौटता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कन्हैया वहां के जमींदार के पास काम करता है और अच्छे खासे पैसे कमाता है। अपने लिए एक बहुत बड़ा मकान बना लेता है और दिन रात अच्छे अच्छे पकवान खाता रहता है। वाह, क्या जिंदगी है मेरी। मैं ऐसे ही सपना देखा करता था, जिसे मैं आज जी रहा हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं जो चाहे वह खा सकता हूं, जो चाहे वह खरीद सकता हूं। पता नहीं मामा कैसे जी रहा होगा। अगर आज वह मुझे इस घर में इतने ऐश और आराम से देखता, तो उसे अपने गलती का एहसास होता कि उसने मुझे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो लौट कर आ ही जाएगा। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन राजा के दरबार में सिपाही एक चोर को पकड़ लाते हैं और मंत्री राजा से कहते हैं, महाराज, ये आदमी चोर है। इसने हमारे गांव में चोरी करने की कोशिश की है। इसे एक आदमी ने रंगे हाथ पकड़ा है, जिसका यह सामान चुरा रहा था। अच्छा, तो यह बात है। ये किस आदमी का सामान चुरा रहा था? वह आदमी कौन है जिसे इसने पकड़ा? महाराज, वो आदमी में ही हूँ। मेरा नाम बिरजू है। मैं बाजार में अपने लिए खरीदारी कर रहा था। तभी यह आदमी चुपचाप मेरी थैली उठाकर भागने ही वाला था। तभी मैंने इसे पकड़ लिया। अच्छा, मंत्री जी, तुम क्या मूर्ख हो गए हो क्या? तुमने इस आदमी को क्यों पकड़ा? तुम्हें तो बिरजू को पकड़ना चाहिए था। सारे लोग चौंक जाते हैं। बिरजू कहता है, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? चोरी मैंने नहीं, इसने की है। फिर मुझे किस बात की सजा? मूर्ख कहीं के, सारी गलती तुम्हारी है। इसमें इस चोर की कोई गलती नहीं। यह चोर तो तुम्हें बताने आया था कि तुम्हें अपनी चीज संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि वह चीज कभी भी कोई भी चोरी कर सकता है। यह सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। अगर तुम लापरवाह ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी चीज चोरी नहीं होती। यह सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। तो हम इस चोर को किस बात की सजा दे? तुम लापरवाह हो, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब कुछ हुआ है, और हम हमारे राज्य में यह लापरवाही नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता कि जो तुमने किया है वह कोई और करें। इसीलिए तुम्हें इस लापरवाही की सजा जरूर मिलेगी। इस चोर की इसमें कोई गलती नहीं है। इसने चोरी कर तुम्हें सबक सिखाया है कि आइंदा तुम ऐसी लापरवाही ना करो। मंत्री जी, इस चोर को जाने दो और इस बिरजू को अभी पकड़ के कारागृह में डाल दो।
और कल सुबह हम इसे फांसी पर चढ़ा दो, ताकि इसका अंजाम देख हमारे राज्य का कोई आदमी ऐसी लापरवाही ना करे। बिरजू पूरी तरह से घबरा जाता है और कांपने लगता है और बिरजू को कारागृह में डाल देते हैं। और अगली सुबह बिरजू को फांसी के लिए खड़ा किया जाता है और जल्लाद फांसी का फंदा उसके गले में डालता है तो वह बिरजू के गले में ठीक से नहीं बैठता और फिसल कर निकल जाता है। उसे जल्लाद के दिमाग में यह बात नहीं आती कि उस फांसी के फंदे को गले के हिसाब से छोटा या बड़ा किया जा सकता है। जल्लाद सोच में पड़ जाता है और राजा से कहता है, महाराज, यह तो बहुत गड़बड़ी हो गई। यह फांसी का फंदा तो इसके गले में बैठ ही नहीं रहा। हम इसे फांसी कैसे देंगे? इसको तो इस फंदे में फांसी नहीं लगेगी। मूर्ख कहीं के! मंत्री जी, आप ही इस आदमी को पकड़कर लाए थे। यह सब आपकी गलती है। अगर इस आदमी को इस फंदे से फांसी नहीं दी जा सकती, तो इस फंदे के लिए कोई ऐसा गला ढूंढ कर लाओ जिसके गले में यह फांसी का फंदा पूरी तरह से बैठ सके। अभी के अभी जाओ और ऐसा आदमी ढूंढो जिसका गला इस फंदे में ठीक तरह से आ जाए। इस आदमी को छोड़ दो, ये फांसी देने के लायक नहीं है। हमें जिस आदमी की जरूरत है वैसा आदमी ढूंढ कर लाओ। और याद रखना, ये काम आज की आज हो जाना चाहिए। अगर तुमने आज के आज ऐसा आदमी नहीं ढूंढा जिसके गले में यह फंदा पूरी तरह से ठीक बैठ जाए, तो हम तुम्हें ही सूली पर चढ़ा देंगे। नहीं नहीं महाराज, हम आदमी ढूंढ कर लाते हैं। मैं अभी के अभी जाता हूँ। वह मंत्री गांव में निकल पड़ता है और ऐसा आदमी खोजता है जिसके गले में वह फांसी का फंदा ठीक तरह से बैठ जाए। वह कई लोगों के गले में वह फांसी का फंदा डालकर देखता है। लोग कांपने लगते हैं और जब वह फांसी का फंदा उनके गले में नहीं आता तो उनके जान में जान आती है और वह छूटकर वहां से भाग जाते हैं। मंत्री बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसे एक जगह कन्हैया खरीदारी करते हुए दिखाई देता है। मंत्री उसे देख सोचता है, मुझे लगता है इस आदमी का गला इस फंदे में पूरी तरह से बैठ जाएगा। अभी लगा कर देखता हूँ। मंत्री कन्हैया के पास जाकर उसके गले में वह फंदा डालता है तो कन्हैया के गले में वह फंदा पूरी तरह से ठीक बैठ जाता है। ये देख मंत्री बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, हमें जो आदमी चाहिए था वह मिल गया। हमें हमारे फंदे के लिए गला मिल गया। इसका गला तो पूरी तरह से एकदम बराबर बैठ रहा है। हमें यही आदमी चाहिए था। चलो हमारे साथ, तुम्हें फांसी देनी है। राजा का आदेश है। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने किया क्या है? मुझे क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हो? मेरी गलती क्या है? ए मूर्ख लड़के, कोई सवाल जवाब नहीं। यह हमारे महाराज का आदेश है और यहाँ हमारे महाराज के आदेश के आगे कोई सवाल जवाब नहीं होता। तुम्हें कल सुबह ही फांसी दी जाएगी। चलो हमारे साथ। हमें महाराज को यह खुशखबरी देनी है कि हमें फंदे के लिए एक गला मिल गया है। महाराज देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। कन्हैया डर के मारे कांपने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और उसे वहां से ले जाया जाता है और काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। दूसरे दिन ही कन्हैया को फांसी होने वाली होती है। कन्हैया उस काल कोठरी में बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वह रोने लगता है और अपने मामा को याद करता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा मामा बिल्कुल सही कहता था। ये राजा पगलेट है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी इसने मुझे पकड़ लिया। और तो और मुझे फांसी भी दी जाने वाली है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कैसा पागल गांव है। यहाँ के सारे लोग पागल हैं और कोई मेरी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है। इससे अच्छा तो मैं मेरे गांव में ही ठीक था। काश मैं मेरे मामा की बात सुनकर उनके साथ चला गया होता।
तो आज मुझ पर यह नौबत नहीं आती। मुझे मेरे मामा की बात ना सुनने की वजह से इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हे भगवान, मेरा मामा जाने बाद जहां कहीं भी हो उस तक मेरी बात पहुंचा दे, क्योंकि एक वही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। उसके अलावा इस गांव में तो कोई मेरी एक भी नहीं सुनेगा, क्योंकि यहाँ के लोग उस पगलेट राजा के बात के आगे नहीं जाएंगे। हे भगवान, बस एक बार मेरी मदद कर दो। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं खुद की मनमानी नहीं करूंगा, मैं कोई लालच नहीं करूंगा। जैसा मेरा मामा कहेगा मैं वही करूंगा। एक बार मेरे मामा को यहां भेज दो। मुझे बचा लो भगवान, मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। और यहाँ हरिलाल उसके पुराने ही गांव में रह रहा होता है और जैसे तैसे अपना पेट पाल रहा होता है। वह उसी दिन बाजार की तरफ जाता है तो रास्ते में उसे उसी गांव का एक सोनार मिलता है, जो हरिलाल को कन्हैया की बात बताता है कि उसे कल सुबह ही फांसी होने वाली है। यह बात सुनकर हरिलाल बहुत परेशान हो जाता है और फौरन उसे गांव की ओर रवाना हो जाता है। हरिलाल किसी तरह से चोरी छुपे जाकर कन्हैया के पास पहुंच ही जाता है। कन्हैया उसे देख बहुत खुश हो जाता है, मानो उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। वह अपने मामा को रोते रोते सारी बात बताता है। कन्हैया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। मेरे पास एक बहुत अच्छी तकरीब है। अगर बचना चाहते हो तो चुपचाप वही करो जो मैं बोल रहा हूं। कल सुबह जब तुम्हें फांसी दी जाएगी तब मैं वहां आऊंगा और मैं राजा से यह कहूंगा कि फांसी तुम्हें नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। अरे नहीं मामा, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मत दीजिए। तुम क्या मेरे लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दोगे? नहीं मामा, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मामा, मैं तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ने दूंगा। अरे बेवकूफ कहीं के, मैं फांसी पर नहीं चढ़ रहा हूं। तुम्हारी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? तुम्हें ही ऐश और आराम की जिंदगी चाहिए थी ना, तुम उसी की सजा भुगत रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे। मैं बस जितना कह रहा हूं उतना करो। मैं जब राजा को यह कहूंगा तब तुम मेरी बात काटते हुए यह कहना कि तुम्हें ही फांसी चाहिए, और राजा को इस बात के लिए जबरदस्ती करना कि तुम्हें फांसी दी जाए। ये क्या बोलते जा रहे हो मामा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम यहाँ मुझे बचाने आए हो या मरवाने आए हो? ऐसा बोलने से तो वह राजा मुझे तुरंत फांसी पर लटका देगा। मैं मरना नहीं चाहता मामा, मैं जीना चाहता हूं। अरे बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे पास तो अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। तुम बिल्कुल कम दिमाग हो। मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो। कन्हैया को हरिलाल की बातें समझ नहीं आती, लेकिन वह मान जाता है और दूसरे दिन कन्हैया को फांसी के लिए तैयार किया जाता है। उसे फांसी देने ही वाले होते हैं, तभी हरिलाल वहां पर आकर महाराज से कहता है, रुक जाइए महाराज, फांसी इसे नहीं, मुझे चाहिए। ये फांसी रोक दीजिए। तुम कौन हो और तुम फांसी के फंदे पर क्यों चढ़ना चाहते हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? महाराज, वो बहुत राज की बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। मेरी बस इतनी इच्छा है कि इस समय मुझे फांसी मिलनी चाहिए। आप इसे उस जगह से हटाइए और मुझे फांसी दीजिए। मैं यह फांसी लेना चाहता हूं। फिर कन्हैया बोल पड़ता है, नहीं नहीं महाराज, इस बूढ़े की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यह बूढ़ा पगला गया है। मुझे फांसी चाहिए, अब मुझे फांसी दीजिए। नहीं महाराज, अगर आपको लगे तो इस आदमी को बाद में फांसी दीजिएगा, लेकिन अभी इस वक्त मुझे फांसी चाहिए। जल्दी कीजिए, वक्त निकलता जा रहा है, मुझे फांसी पर चढ़ना है। राजा यह सारी बातें सुनकर चौंक जाता है और हरिलाल से पूछता है, तुम दोनों इस फांसी के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो और तुम्हें फांसी क्यों चाहिए? महाराज, वह मैं आपको नहीं बता सकता। वह एक बहुत बड़ी राज की बात है। मूर्ख कहीं के, तुम जानते भी हो तुम किसी से बात कर रहे हो। हम यहाँ के महाराज हैं, तुम्हें हमें वह बात बतानी ही होगी।
बताओ, तुम फांसी क्यों लेना चाहते हो? नहीं तो मैं तुम्हें हाथी के नीचे चलवा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। दरअसल बहुत सालों में एक बार ऐसा मुहूर्त आता है जी। इस मुहूर्त में अगर कोई आदमी फांसी पर लटक जाए तो उस पर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अगले जन्म में वह बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का राजा बनता है। और वह एक ऐसा राजा बनता है जिसके सामने देवता भी सर झुकाएंगे। वह इतना बलवान होता कि तीनों लोगों में भी उसके सामने टिकने वाला कोई नहीं होगा। महाराज, मैं अभी भिखारी की तरह जिंदगी जी रहा हूं और अगर मैं आज इस वक्त फांसी पर लटक जाता हूं तो मेरा तुरंत ही दूसरा जन्म होगा और उस जन्म में मैं ये जिंदगी जीऊंगा जो मैंने आपको बताया। इसलिए मैं फांसी पर चढ़ना चाहता हूं। मुझे फांसी लगा दीजिए महाराज। और यह बात इस कन्हैया को भी पता है, इसलिए यह भी फांसी लेना चाहता है। आप मेरी बात सुनिए, वो फांसी दीजिए, इसे नहीं। महाराज सारी बातें सुन सोच में पड़ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अच्छा तो यह बात है, इसीलिए दोनों फांसी के लिए लड़ रहे हैं। इस बात का अधिकार तो सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं और इस गांव का राजा हूं। अगर यह वक्त निकल जाएगा तो मैं इतना बड़ा राजा कभी नहीं बन पाऊंगा। यह अधिकार मुझे मिलना चाहिए, इन दोनों को नहीं। राजा यह सब सोच ही रहा होता है, तभी राजा का मंत्री बोल पड़ता है, महाराज, मेरी आपसे विनती है, मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। भले इस जन्म में नहीं बन पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं राजा बनना चाहता हूँ, और वह भी आपसे भी बड़ा राजा। महाराज, मेरी आपसे विनती है, आप मुझे फांसी दे दीजिए। नहीं मंत्री, इस फांसी पर सबसे बड़ा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूं और जो मैं कहूंगा वह तुम्हें मानना होगा। इस फांसी पर कोई नहीं, सिर्फ मैं चढ़ूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे फांसी दे दो, यह हमारा आदेश है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? आप तो अभी इस राज्य के राजा ही हो। आपके जाने के बाद यह सारा राज्य कौन संभालेगा? आपका यहाँ रहना जरूरी है। आप मुझे फांसी दे दीजिए। नहीं मंत्री, मैंने कहा ना, इस फांसी पर मेरा अधिकार है और मेरे जाने के बाद तुम यहाँ के राजा बन जाना और इस राज्य की देखभाल तुम जैसा मन करे वैसे करना। राजा बनने की बात सुन मंत्री भी खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है महाराज, जैसा आप कहो। आपके हुक्म के आगे हम सब की कब चली है जो अब चलेगी। हम आपको फांसी देने के लिए तैयार है। फिर राजा कन्हैया को उस जगह से हटाकर खुद फांसी लेने के लिए वहां खड़ा हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर मौका देखते ही दोनों मामा भांजे वहां से भाग जाते हैं।